आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्यों आकांक्षा, तुमने ऐसा क्यों किया? हुआ क्या था? सब सही तो चल रहा था, फिल्में भी थी, गाने भी थे, कई प्रोजेक्ट थे तुम्हारे पास, तुम तो बुलंदियां छू रही थी, फिर क्यों क्यों तुमने खुद को खत्म कर लिया? अभी तक हर किसी को यही लग रहा था कि आकांक्षा दुबे ने सुसाइड किया है, मगर धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि आकांक्षा बिल्कुल वैसे ही हाल में मिली थी जिस हाल में सुशांत सिंह राजपूत मिले थे। बिल्कुल वैसे ही हाल में आकांक्षा की बॉडी मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि आकांक्षा के सुसाइड पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री चुप बैठी हुई है, खामोश है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि अपनी मौत से पहले आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फूट फूट कर रोती नजर आई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद जो बताया है वो सब आपको बताते हैं। आप भी आकांक्षा दुबे के सुसाइड पर अपनी कमेंट जरूर करें। और क्या आकांक्षा के साथ कोई साजिश हुई है? क्या ये सिंपल सुसाइड है या कुछ और? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने रविवार यानी कि 26 मार्च को खुद को खत्म कर लिया। इस खबर ने सामने आते ही हाहाकार मचा दिया। आकांक्षा को वाराणसी के सारनाथ स्थित एक होटल में मृत पाया गया। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया है। आकांक्षा भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वो शुक्रवार रात शूटिंग के बाद होटल में गयी और सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। सामने आया है कि शूटिंग के बाद आकांक्षा एक पार्टी में भी गयी थी और रात के करीब 1:15 बजे होटल लौटी थी। आकांक्षा को होटल में छोड़ने एक लड़का साथ आया था और वो करीब आधे घंटे तक आकांक्षा के साथ रूम नंबर 105 में ही रुका था। आखिर वो लड़का कौन था, इस बात की जांच की जा रही है। सामने आया है कि 26 मार्च की सुबह जब मेकअप मैन ने आकांक्षा दुबे को फोन किया तो आकांक्षा ने रिस्पॉन्स नहीं किया। आकांक्षा ने फोन रिसीव नहीं किया। फोन न उठाने पर मेकअप मैन होटल पहुंचा। वहां आकांक्षा के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। होटल के कर्मचारियों ने मेकअप मैन को बताया कि आकांक्षा ने सुबह से नाश्ते के लिए भी किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं दिया है। के बाद होटल के कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गयी। मैनेजर ने सारनाथ पुलिस की मौजूदगी में मास्टर चाबी से दरवाजा खोला तो आकांक्षा का शव पंखे से लटका मिला। सारनाथ के एसीपी ने उनके मोबाइल समेत अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उनके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुसाइड के कुछ घंटे बाद ही आकांक्षा का आखिरी भोजपुरी गाना भी रिलीज हुआ। गाने का टाइटल है ये आरा कभी हारा नहीं। गाने के वीडियो को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और आकांक्षा पर फिल्माया गया है और इस गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं, यानी कि ये गाना काफी बड़े स्तर पर बना था और आकांक्षा के करियर के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित होता। हैरानी की बात यह है कि सुसाइड से ठीक पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आकांक्षा फूट फूट कर रोते नजर आई थी। फिलहाल वीडियो डिलीट हो चुका है, इसीलिए ये पता नहीं लग पाया कि आखिर आकांक्षा रो क्यों रही थी, वो क्या बोल रही थी, क्या वजह थी कि आकांक्षा लाइव आकर रो रही थी और आकांक्षा के इंस्टाग्राम से वीडियो किसने डिलीट किया। सब सवाल अब उठ रहे हैं। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि लाइव आने के बाद देर रात आकांक्षा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया था। इसमें वो भोजपुरी सॉन्ग पर बैले डांस करती नजर आ रही थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि आकांक्षा का इंस्टाग्राम कोई और भी हैंडल कर रहा था। वरना पहले लाइव आकर रोने वाली आकांक्षा ने फिर डांस का वीडियो क्यों शेयर किया और रोने वाला वीडियो आखिर किसने डिलीट कर दिया। यहाँ आपको बता दें, अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले वैलेंटाइन डे पर अपना रिलेशनशिप भी ऑफिशियल किया था। उन्होंने अपने को स्टार समर सिंह के साथ फोटो शेयर करते हुए हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा था, यानी कि आकांक्षा की जिंदगी में सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा था। फिर अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया, ये सवाल अब सबके मन में उठ रहा है। सुसाइड के बाद आकांक्षा का एक हालिया पोस्ट भी वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, मोहब्बत तो तुझसे थी लेकिन तेरी मोहब्बत ने जोर से खींच के तमाचा मारा। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आकांक्षा को किसने धोखा दिया था? क्या आकांक्षा उस धोखे की वजह से टूटी हुई थी? सारनाथ के एसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि होटल सोमेंद्र के रूम नंबर 105 में रविवार सुबह एक महिला के आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। जानकारी पर पता चला कि वो भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे हैं। वे शूटिंग के सिलसिले में बनारस आई थी और 22 मार्च की रात से ही उसी होटल में रुकी हुई थी। उनके परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। उनका परिवार काफी समय से मुंबई में रहता है। मौके पर किसी भी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला और मामले की जाँच की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो आकांक्षा की बॉडी का हाल बिल्कुल
सुशांत सिंह राजपूत के जैसा था। चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे और उनका पाँव भी टूटा हुआ था और मौके से सुसाइड नोट भी नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली चोट के बारे में कुछ नहीं कहा है। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। भदोही में 1996 में उनका जन्म हुआ था। अपने करियर की शुरुआत आकांक्षा ने टिकटॉक और इंस्टाग्राम के शॉर्ट वीडियो से की थी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में काफी लोकप्रियता पाई। आकांक्षा ने 2019 में फिल्म मेरी जंग मेरी फैसला से डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने कैमियो किया, लेकिन उनके छोटे से रोल से ऑडियंस काफी प्रभावित हुई थी। इसके बाद आकांक्षा ने वीरों के वीर और मुझसे शादी करोगी जैसी कई फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा उन्होंने कई एल्बम वीडियोस में भी काम किया था। यहाँ आपको बता दें, आकांक्षा दुबे 3 साल की उम्र में पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उनके पेरेंट्स उन्हें IPS ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मन डांस और एक्टिंग में लगता था। इसीलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स को किसी तरह राजी किया और फिल्मी दुनिया में कदम रखा। लेकिन कौन जानता था कि फिल्मी दुनिया उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। फिलहाल तो आकांक्षा की मौत पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री खामोश है। सोशल मीडिया पर तो सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मगर मीडिया से बात करने को कोई भी तैयार नहीं है, जिससे कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या आकांक्षा की मौत सिर्फ एक सुसाइड है, या फिर आकांक्षा दुबे भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह किसी साजिश का शिकार हुई है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता। अभी तो वो बीजेपी की केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मगर स्मृति ईरानी को लोग उस वक्त से प्यार करते हैं जब टीवी सीरियलों में सास बहू का युग आया था। उस दौर में स्मृति ने टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल में मुख्य भूमिका अदा की थी। शो की तुलसी वीरानी को लोग आज भी बहुत पसंद करते हैं। ये शो 8.5 साल तक टीवी की दुनिया पर राज करता रहा, जिसमें सास बहू के साथ हर एक रिश्ते को बखूबी से दिखाया गया था। अब जिस वक्त स्मृति ईरानी शो को छोड़कर राजनीति की तरफ बढ़ रही थी, उसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत टीवी की दुनिया में अपने कदम जमा रहे थे। सुशांत और स्मृति एक दूसरे को 2008 से पहले से जानते थे। पहले दोनों टीवी के कलाकार थे और बाद में पक्के दोस्त बन गए, और ऐसा कोई वीकेंड नहीं जाता था जब दोनों मुलाकात न करते हो। मगर स्मृति ईरानी धीरे धीरे राजनीति की तरफ बढ़ती चली गई और सुशांत टीवी से फिल्मों की दुनिया में चले गए, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे थे। हालांकि दोनों का मिलना जुलना और कांटेक्ट में रह पाना कम होता चला गया, और 14 जून 2020 का वो दिन आ गया जब स्मृति ईरानी एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर देश विदेश से जुड़ी एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाली थी। मगर जैसे ही स्मृति को सुशांत की खबर मिली, तो स्मृति वीडियो कॉन्फ्रेंस को छोड़ उल्टे पाँव चली गयी और अपनी गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले खबर को कंफर्म किया, और उसके बाद तुरंत अभिनेता अमित साध को फोन लगाया। जी हाँ, वो एक्टर अमित साध जो कि सुशांत की पहली फिल्म काई पोछे में नजर आए थे। नीलेश मिश्रा को दिए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बताया कि सुशांत की खबर मिलते ही मैं सुन्न पड़ गई थी। ऐसे लगा कि जैसे मेरे आसपास का सब कुछ थम गया है। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, और सुशांत की खबर कंफर्म होते ही मेरे दिमाग में पहला नाम अमित साध का आया। स्मृति ने इंटरव्यू में बताया कि मुझे डर हो गया कि कहीं सुशांत की खबर सुनकर अमित खुद के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मैंने अपनी गाड़ी में बैठते ही अमित को फोन किया और उससे लगातार 7 घंटे तक बात की। गाड़ी में ही फोन को बार बार चार्ज कर मैं उससे लगातार बात करती रही। पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा था कि कहीं सुशांत के बाद अमित खुद के साथ कुछ गलत न कर बैठे। स्मृति ने बताया कि हम दोनों सिर्फ सुशांत की बात किए जा रहे थे। वो उधर से रो रहा था और मैं इधर से, और बार बार मैं उससे यही कह रही थी कि काश सुशांत एक बार मुझसे अपनी परेशानी शेयर करता। अगर उसके साथ बॉलीवुड में कुछ गलत भी हो रहा था तो वो मुझसे कहता तो सही, मैं सब ठीक कर देती। स्मृति ने आगे बताया कि मैं अमित को यही बात बार बार समझाती रही कि अगर उसे भी कोई परेशानी है तो वो मुझे बताए। मैं अपने उन दोस्तों को नहीं खो सकती जो कि अपने मेहनत के दम पर यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने बिना किसी गॉडफादर के अपना मुकाम हासिल किया है। सुशांत को तो खो दिया, मगर मैं अमित को खोने से बुरी तरीके से डर गई थी। स्मृति ने इंटरव्यू में आगे कहा, मुझे लगा उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बताया, उसने मुझे एक बार फोन क्यों नहीं किया। मैंने उस लड़के अमित से कहा कि तुम यार मारना मत अपने आप को, कुछ गड़बड़ मत करना जैसे उस बच्चे ने की, तुम मत करना।
स्मृति ने साझा किया कि वो सुशांत को तब से जानती है जब मुंबई में वो उनके बगल के सेट पर शूटिंग किया करते थे, और जब वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्री बनी तब सुशांत को उन्होंने शेखर कपूर के साथ IFFI मंच पर एक मास्टर क्लास के लिए भी इनवाइट किया था, और वो उन दोनों की आखिरी मुलाकात थी। स्मृति ने इंटरव्यू में बताया कि मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मैं सुशांत से कभी नहीं मिल पाऊंगी, मगर उसके बाद मैं आउटसाइडर्स कलाकार को लेकर सजग हो गई, खासतौर पर उन कलाकारों को लेकर जो टीवी से फिल्मों में गए, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि उनके साथ बॉलीवुड में कैसा सलूक किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, मैं सुशांत को तो वापस नहीं ला सकती, मगर उन कलाकारों से कहना चाहती हूँ जो नादानी में ऐसा कदम उठाते हैं, उन्हें समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी अनमोल है, इसे किसी के लिए मत गवाना। सफलता सिर्फ एक हिस्सा हो सकती है, पूरी जिंदगी नहीं। स्मृति ने आखिर में कहा कि मैं नहीं जानती सुशांत ने सुसाइड किया या फिर वो कुछ और था, मगर प्रार्थना करती हूँ कि CBI सच को जल्द उजागर करे ताकि उनके परिवार, फैंस और करीबियों को थोड़ी तो तसल्ली मिल सके।